नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति में कभी कभी कमजोरी आपकी मजबूती बन जाती है और जब आप टिकट से बेदखल हो जाते हैं और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो वही आपको लाभ पहुंचा देता है। पार्टी के स्तर पर आप चुनाव जीत जाते या नहीं जीतते ये अलग बात है, लेकिन कई बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी आदमी चुनावी मैदान में उतरता है और बाजी जीत जाता है। सिवान की राजनीति में आप यदि नजर डालेंगे तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीतने वालों की भी संख्या रही है। इसके उदाहरण ओम प्रकाश यादव खुद हैं। जब 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हिना साहब को पराजित कर दिया था। अब दाव उलट गया है। जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी से हिना साहब चुनावी मैदान में हारी थी, इस बार ऐसा लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरकर हिना साहब कहीं बाजी न पलट दे, क्योंकि सिवान की राजनीति में जो जो परिस्थितियां धीरे धीरे बनती जा रही हैं वो हिना साहब को धीरे धीरे मजबूत कर रही है। क्योंकि सिवान की राजनीति में घात और प्रतिघात, पार्टी के अंदर भी घात और पार्टी के बाहर भी घात, दोनों होने की भरपूर गुंजाइश है। पूरी गुंजाइश है कि सिवान की राजनीति में इस बार दोनों गठबंधनों के बीच घात और प्रतिघात हो। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका मैं कुछ तथ्य आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे सिवान की राजनीति में पूरी राजनीति 380 डिग्री के कोण पर घूम सकती है। जब 2009 में हिना साहब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव हारी थी और 2024 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हिना साहब चुनाव जीत सकती हैं। तो ये कैसे होगा, इसको मैं आपको बताता हूं। और इस बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस सिवान लोकसभा क्षेत्र में 6 जो विधानसभा क्षेत्र है, सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौदा और बरहरिया, इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 महागठबंधन के पक्ष में है। यानी कि देखा जाए तो आरजेडी समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए एकमात्र सीट दरौदा है, वो भी भाजपा के विधायक है। तो ऐसी स्थिति में सिवान की राजनीति में वो क्या होगा कि हिना साहब चुनावी बाजी पलट सकती हैं। तो इस पर यदि बात करते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने से हिना साहब को क्या लाभ और क्या नुकसान होगा, ये दोनों आकलन करते हैं और जरा नजर डालते हैं कि आखिर हिना साहब की मजबूती क्या है। हिना साहब की मजबूती ये है कि वो शहाबुद्दीन की पत्नी है। ये हिना साहब की कमजोरी भी थी, क्योंकि शहाबुद्दीन के विरोध के जितने मत थे वो भी हिना साहब को मिलते थे। समर्थक तो होते ही थे, लेकिन शहाबुद्दीन के विरोध वाले मत जो हैं वो भारी पड़ जाते थे हिना साहब के चुनाव जीत के राह में। अब हिना साहब की मजबूत पक्ष क्या है? हिना साहब की मजबूत पक्ष है कि मुस्लिम वोटों पर अच्छी खासी पकड़ है। भले वहां से आरजेडी के कैंडिडेट हो, लेकिन सिवान में इतना तय है कि मुस्लिम वोटों पर यदि कहा जाए कि किसी का एकाधिकार है तो वो हिना साहब है। तो मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार है, वो है। इसके अलावे राजपूत मतदाताओं का इस बार उन्हें मत मिल सकता है, क्योंकि कविता सिंह का टिकट कट चुका है और कविता सिंह के टिकट कटने से राजपूत समुदाय में जो गुस्सा है वो उन्हें शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के करीब ला सकती हैं। क्योंकि आपने देखा है पूर्व के चुनाव में राजपूतों की भारी संख्या शहाबुद्दीन के समर्थन में खड़ी रहती थी। माले विरोध के नाम पर रघुनाथपुर, जीरादेई, दरौली, इन सब इलाकों में राजपूत मत शहाबुद्दीन के साथ होते थे। तो ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम मत
राजपूतों की एक अच्छी खासी संख्या मिल सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जदयू के प्रत्याशी जो हैं उनसे राजपूत वर्ग में खफा है, क्योंकि ऐन मौके पर कौन से समीकरणों के तहत उन्हें लाया गया, ये बात राजपूत समुदाय के लोगों के मुंह से सुनने को मिल जा रहा है। अब आइए, शहाबुद्दीन के समर्थक हर वर्ग में हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम और राजपूत वर्ग में ही शहाबुद्दीन के समर्थक है। शहाबुद्दीन का समर्थक हर वर्ग में है। जिस तरह से शहाबुद्दीन के विरोधी हर वर्ग में है, उसी तरह शहाबुद्दीन के समर्थक हर वर्ग में है। और हिना साहब की जीत करीब देखते ये समर्थक उनके पक्ष में गोलबंद हो सकते हैं, उनके पक्ष में जा सकते हैं। दूसरा एक और कारण है, बीजेपी को यहां से टिकट नहीं मिला है और बीजेपी के बागी जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक जो है वो हिना साहब के साथ जा सकते हैं इस बार, क्योंकि अब शहाबुद्दीन नहीं है। शहाबुद्दीन अब नहीं रहने के वजह से बीजेपी के जो आम लोग हैं जिनसे हिना साहब ने भी संपर्क बनाने की कोशिश की है, वे लोग भी उनके साथ जा सकते हैं। उसमें कई चर्चित नामों को आप जानते भी हैं कि उनसे हिना साहब संपर्क साध सकती हैं और वो हिना साहब के साथ हो भी सकते हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वोट जा सकती है, क्योंकि बीजेपी जिस प्रत्याशी को चाह रही थी, चाहे या बीजेपी के जिस नेता ने चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा पाल रखी थी, वो यदि जदयू के प्रत्याशी के तौर पर विजय लक्ष्मी चुनाव जीत जाती हैं, नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग पास हो जाता है, तो फिर उन्हें आगे भी मौका नहीं मिलेगा। तो भीतरघात की संभावना यहाँ पूरा है। माले जो कि आरजेडी के साथ जिसका गठबंधन है, उसका भी सीवान में एक अच्छा खासा जनाधार है, लेकिन जदयू के जो प्रत्याशी हैं रमेश सिंह कुशवाहा, वे माले से ही पहले आरजेडी में आए और अब जदयू में आए हैं। तो इसलिए माले के अच्छे खासे कार्यकर्ताओं पर रमेश सिंह कुशवाहा की पकड़ है। तो एक कुशवाहा जाति का वोट तो उन्हें मिलेगा ही। इसके अलावे जो माले के कुछ कार्यकर्ता हैं जो रमेश सिंह कुशवाहा के संपर्क में है, वे विजय लक्ष्मी देवी के संपर्क में आ सकते हैं, उनके समर्थन में आएंगे। और जैसे जैसे वे विजय लक्ष्मी के समर्थन में आएंगे, वैसे वैसे माले विरोधी गोलबंद होते जाएंगे हिना साहब के पक्ष में, क्योंकि ये लड़ाई सीमांत की राजनीति ये पहले भी चली है। और इस मुकाबले में दोनों तरफ से आरजेडी को ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो माई समीकरण के तहत माई में का एम उनके साथ नहीं रहेगा। ये तय है कि सीवान में माई समीकरण के तहत एम का एक बहुत बड़ा चंक उनके साथ से छिटक जाएगा और वो हिना साहब के साथ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वो माई का एम भी चला गया और यदि माले के कुछ कार्यकर्ता जदयू के पाले में चले गए, तो फिर आरजेडी को यहाँ दोतरफा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में सीवान में जो हिना साहब की जो जीत की संभावना है वो प्रबल हो जाएगी। वैसे ये चुनाव है और चुनाव में अंतिम समय में कई बाजी पलट जाते हैं। लोग जीतते जीतते हार जाते हैं और हारते हारते जीत जाते हैं। समीकरण ऐसा बन जाता है कि लोग गाली दे दे कर भी वोट देते हैं। मैंने भी कई चुनाव में ऐसा देखा है कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में कोई हवा नहीं रहता है, वो प्रत्याशी भी जीत जाता है। और इसी सीमान में ये भी देखा है कि पार्टी के टिकट लेने के बावजूद उसे कोई भाव नहीं मिलता, क्योंकि यदि आप 2009 का चुनाव ही देखेंगे तो जदयू से बिशन पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया था और ओम प्रकाश यादव का टिकट कट चुका था और ओम प्रकाश यादव जदयू के खिलाफ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके थे। उसी तरह आरजेडी से हिना साहब का टिकट कट चुका है और आरजेडी से हिना साहब बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। तो फिर परिस्थितियां कहीं घूम न जाए, और यदि परिस्थितियां घूमेंगी
तो फिर हिना साहब की जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो चलिए, सिवान की राजनीति में आगे क्या होगा, सिवान की राजनीति कितना बदलेगी, इस पर हम आपको समय समय पर बातें बताते रहेंगे। जैसे जैसे राजनीतिक समीकरणों में बदलाव होगा, जैसे जैसे उसमें कुछ परिवर्तन होगा, मैं आपके सामने आऊंगा और बताऊंगा कि सिवान की राजनीति कहां जा रहा है। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।